दोस्तों, आपने इनरलैंड परमिट के बारे कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा और इससे जुड़ी खबरें आपने अखबारों में या फिर टीवी न्यूज़ चैनल में देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह कंसेप्ट कैसे लाया गया। इसे अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, पर इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किन राज्यों में जाने के लिए आपको इनरलैंड परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम इन बातों से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, दरअसल आईएलपी और इसका इतिहास एक लंबा कंसेप्ट है, तो इस पूरे कंसेप्ट को 15 मिनट के एक वीडियो में समेट पाना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटा है। आज की इस वीडियो में हम इसके इतिहास और प्रोविजंस पर ज़्यादा बातें करेंगे और बाकी के कंसेप्ट को हम अपनी अगली एपिसोड में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाहर से हों और अगर आपने कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खास करके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम जैसे राज्यों को विजिट किया हो, तो आपको यहाँ एंट्री पाने के लिए, यहाँ आने के लिए आपसे इनरलैंड परमिट ज़रूर मांगा गया होगा। पर अगर आपने यहाँ विजिट नहीं किया हो और अगर आपको ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला हो, तो आपको बता दें, इन 4 राज्यों में आने के लिए आपको आईएलपी की ज़रूरत पड़ेगी। आईएलपी की कहानी पर अभी की नहीं है। इसकी नींव 1600 में रखी गई थी, जब अंग्रेज एक मर्चेंट के तौर पर भारत आए थे। फिर 200 साल यहाँ राज करने के बाद 1947 में इस आईएलपी के कंसेप्ट को अपने पीछे छोड़ चला गया। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अंग्रेज भारत में आने वाली पहली और अकेली विदेशी ताकत नहीं थी। दरअसल अंग्रेज को भारत का रास्ता दिखाने वाला पोर्चुगीज थे और उनका यहाँ आने का अपना ही कारण था। वैसे पोर्चुगीज से पहले या ग्रीक भी आ चुके हैं। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो सुना ही होगा। 300 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर मेगास्थनीस रहा करते थे। उन्होंने किताब भी लिखी थी, इंडिका। फोर्टीन 15th सेंचुरी में यूरोप में स्पाइसेस की मांग बहुत बढ़ गई थी। इन स्पाइसेस का इस्तेमाल खाने के साथ साथ इनका फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा स्पाइसेस मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो जो देश यूरोप में स्पाइसेस के बिजनेस को कब्जा कर लेता, वही यहाँ के मार्केट का राजा बनता। तो सारे यूरोपीय देशों ने इस कारण स्पाइसेस की खोज में बहुत दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा इन सारी कंपनियों का, या यूँ कहिए इन सारे देशों का, उस समय सबसे मुनाफे वाला ट्रेड यही था, बाहर से रॉ मटेरियल लाकर फिनिश गुड्स प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। पोर्चुगीज का समुद्र पर अच्छी पकड़ थी। उनके जहाज आधुनिक और मजबूत हुआ करती थी और उन दिनों समुद्र का रास्ता एकमात्र जरिया था जिससे एक कॉन्टिनेंट दूसरे से जुड़ सकता था। पोर्चुगीज के राजा मैनुअल I ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हर तरह से खतरे को लेने में माहिर था। सैर सपाट समुद्र उनके लिए मानो उनकी हॉबी थी। ही वॉज एन एडवेंचरर विद नो लिमिट। वास्को द गामा। वास्को द गामा ने जुलाई 8, 1497 को पोर्चुगल से अपना सफ़र शुरू किया। फिर अफ्रीका कंटिनेंट के तट से गुजरते हुए 20 मई 1498 को भारत के कलिकत पहुंचे। इसके कई साल बाद, जैसे आपको पता है, सन 1608 को 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज आए और बादशाह जहांगीर से हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने की परमिशन ली और इसी से इंडिया में इनरलैंड परमिट की नींव रखी गई। भारत की जमीन का यूरोप के लिए खुल जाने का मतलब था अब भारत को कंज्यूमर के तौर पर सिर्फ कुछ देश ही नहीं, एक पूरा कंटिनेंट ही मिल गया था। पर यह भारत के लिए उल्टा पड़ गया। जब विदेशियों को इसके बारे पता चला तो भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन रखने के बजाय इसे लूटने वाले ज़्यादा आ गए। पोर्चुगीज के बाद भारत के रिसोर्सेज पर कब्जा करने कई फॉरेन पावर्स आए, जैसे डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ये सभी उतावले हो गए थे। तो जब बाकी यूरोपीय देशों को पता चला कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो उनके अंदर इसे जीतने के लिए लालच पैदा हो गया, कंपटीशन पैदा हो गया। तब इंग्लैंड यूरोप में एक बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा पावर था और भारत के बारे पता चलते ही उन्होंने भी यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया। जब ये बात इंग्लैंड में फैली तो वहाँ की छोटी बड़ी कंपनियाँ भारत के साथ व्यापार करने में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड था। लेकिन उन सारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I का भारत के साथ ट्रेड करने का चार्टर मिला। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल बाकियों की तरह एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं था। इस बात को याद रखना जरूरी है। मतलब ये भारत में सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, व्यापार के लिए भेजे गए थे। फिर वास्को द गामा के अफ्रीका समुद्री तट के रास्ते होते हुए वे सूरत पहुंचे। पर जैसे मैंने पहले कहा, वे यहाँ अकेले नहीं थे। यहाँ पहले से पोर्चुगीज मौजूद थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ गई थी। फिर 1667 में फ्रेंच भी आ गए थे। भारत को कॉलोनाइज करने के लिए इनके बीच ही जंग छिड़ गई थी।
और उनके बीच इस जंग में जीत उसी की होती जो समुद्री ताकत में ज़्यादा थी। अब आप सोचेंगे पोर्चुगल इस फील्ड में सबसे आगे था तो जीत इसी की होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। पोर्चुगल समुद्री ताकत होते हुए भी खुद एक छोटा सा देश है, इसीलिए यह भारत जैसे बड़े देश की इकोनॉमिक बर्डन को संभाल नहीं पाता। ऊपर से उन दिनों पोर्चुगीज सी पायरेट्स के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे, तो भारत के लोगों के मन में उनके प्रति कोई ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। ऊपर से उनका धर्म परिवर्तन करने का जो तरीका था वो हिंदुस्तान की आवाम को पसंद नहीं आई थी। तो कुल मिलाकर पोर्चुगीज के भारत में अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ा सकने के मुख्य 3 कारण हम मान सकते हैं। पहला, उनके वीक सक्सेसर्स जो उनके पावर को स्टेबलाइज और एक्सपांड नहीं कर पाए। दूसरा, द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। दरअसल पोर्चुगीज विजयनगर साम्राज्य के अंदर पनप रहे थे। 1565 के द बैटल ऑफ तारिकोटा में डेक्कन सल्तनत की मिलीजुली फौज ने विजयनगर एम्पायर को पराजित कर दिया था। अगर इस युद्ध में विजयनगर की जीत होती तो यकीनन पोर्चुगीज को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता और शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन विजयनगर की हार ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। और तीसरा कारण था पोर्चुगीज की एग्रेसिव रिलीजियस पॉलिसी। पोर्चुगीज ने क्रिश्चियनिटी, पर्टिकुलरली जो कैथलिक रिलीजन है, उसे भारत के लोगों में जोर जबरदस्ती फैलाना चाहा। इसके लिए उन लोगों ने कई मंदिर और मस्जिद भी जलाए थे, तोड़े थे। तो ये भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम आवाम को पसंद नहीं आई। इन्हीं बातों के चलते अपने देश से इतने दूर हिंदुस्तान में वे टिक नहीं पाए। जहां तक फ्रेंच पावर का सवाल है, 1756 में यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो गया था, जो 1756 से 1763 तक चली। यह एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें यूरोप के लगभग सभी पावर्स इन्वॉल्व थे। इस जंग में ब्रिटेन की ग्लोबल विक्ट्री होती है और फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर का कंसोलिडेशन भी। इस युद्ध का असर भारत पर भी हुआ। यहाँ 1760 के थर्ड कर्नेटिक वॉर के द बैटल ऑफ वांडीवर्स में इंग्लिश फोर्सेस फ्रेंच फोर्सेस को हरा देती है और इसी के साथ फ्रेंच के भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का सपना भी खत्म हो जाता है। अब क्योंकि भारत में इसके बाद कोई मेजर फॉरेन पावर नहीं था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, चाहे वह पोर्चुगीज हो या फ्रेंच हो या डच हो या खुद अंग्रेज हो, वे भारत में बसने नहीं आए थे, बल्कि इस देश से अपनी ज़रूरतें पूरी करने आए थे। इसीलिए ये कभी हमारे हित में कुछ करते ही नहीं जब तक उनके अपने कुछ फ़ायदे ना हो। ये फॉरेन पावर्स पहले स्पाइसेस के तलाश में आए थे, पर धीरे धीरे उन्हें यहाँ सिल्क, कॉटन, आइवरी, इंडिगो जैसी कई चीज़ें मिली। वे भारत को अपना रिसोर्स नहीं समझते थे, बल्कि इसे एक ऐसा खजाना मानते थे जिससे वे जितना हो सके लूटना चाहते थे। वे बेसिकली यहाँ के रिसोर्सेस की प्लंडरिंग करते थे। और इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना कॉलोनी सेटअप किया, तो यहाँ लोगों को फिजिकली एक्सप्लॉइट तो करते ही थे, इसके साथ साथ हाई टैक्सेस लगाकर उन्हें फाइनेंशियली भी ड्रेन कर रहे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म सितम और भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बढ़ गए, तो इसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जन्म दिया। और इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ II ने 1858 को एक प्रोक्लेमेशन के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया। वो देश जिसने व्यापारी भेजा था, उसी व्यापार के आड़ में अब इन लोगों ने मेज़बान देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने की तैयारी कर ली थी। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों ने भी उत्तर पूर्व के असम पर कब्जा करने की 17 बार कोशिश की थी, पर कभी कामयाब नहीं हुए। 1671 के द बैटल ऑफ सरायघाट ने इतिहास में अपने को ऐसा दर्ज किया कि लचित बोरफुकन का नाम लिए बगैर हम इस डिस्कशन को आगे ले ही नहीं जा सकते। उस अहम मिलिट्री कमांडर की वीरता के कारण ही अहम वो डायनेस्टी बना जिसे मुगल कभी हरा नहीं पाया। 1671 के सरायघाट के जंग को जीतने के बाद 1672 में लचित बोरफुकन की मृत्यु हो जाती है और 1679 में असम का गुवाहाटी मुगलों के अंदर आ जाता है। पर मुगलों का राज असम में ज़्यादा दिन नहीं चला। 1682 में द बैटल ऑफ इताकुली के बाद मुगल हमेशा के लिए असम से लौट गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असम में 3 बर्मिश इन्वेशंस हुए और तीसरे बर्मिश इन्वेशन के बाद 1822 में असम ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और बर्मा के अंदर आ गया। और उसके बाद बर्मा और ब्रिटिश जो बंगाल तक आ गए थे, आमने सामने आने लगे और फिर इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते और कई इश्यूज़ के चलते, बाकी इश्यूज़ के चलते एंग्लो बर्मिश वॉर का आगाज़ हो जाता है। फिर ब्रिटिश की जीत होती है और 1826 के ट्रीटी ऑफ पियंदाबो के बाद असम ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही
असम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि असम के मैदानी इलाकों से अलग उन पहाड़ों में बिल्कुल अलग तरह के लोग रहते हैं। और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उन पहाड़ों में, उन जंगलों में ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल है। पहाड़ों में रहने वाले ये लोग ऐसे लोग थे जिन्हें बस में करना बहुत मुश्किल था, बल्कि ब्रिटिश के आने से पहले ही ये लोग असम के मैदानी इलाकों के लोगों को इतना परेशान करते थे कि यहाँ के राजा उन्हें अलग अलग तरीके से मना कर रखा करते थे। किसी को टैक्स जैसा कुछ पे करते थे, जिसे पोसा सिस्टम कहते हैं, तो किसी को कुछ ज़मीन का हिस्सा दे देते थे, तो किसी को कुछ एरियाज उनके नाम कर देते थे जहाँ से वे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। पोसा सिस्टम पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। फिर भी ये लोग बीच बीच में सारी शर्तें तोड़ते हुए प्लेन्स के लोगों पर रेड कर देते थे। अंग्रेजों ने इस सिस्टम में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने इन ट्राइब्स को प्लेन के लोगों से दूर रखना ही सही समझा, वरना ये ट्राइब्स उनके लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा इशू बन जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा तरकीब निकाला जिससे ये सारे इश्यूज लगभग सॉल्व हो जाते, और वो था इनर लैंड परमिट। 1 नवंबर 1873 को उन्होंने इनर लैंड परमिट के कंसेप्ट को तैयार किया, और जो बंगाल का लोकल गवर्नमेंट था उनको अथॉरिटी दी कि भाई आप ही से प्रिस्क्राइब करो, और टाइम टू टाइम ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरत के मुताबिक इस लाइन को आप अल्टर भी करो। और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, जिससे बंगाल के ईस्टर्न पार्ट रेगुलेट होता। दरअसल इस रेगुलेशन का नाम था रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर था। इसे इनर लाइन रेगुलेशन का नाम देने वाले थे इस रेगुलेशन के ऑथर सर आर्थर हबहाउस, जो वाइसरॉय के काउंसिल के मेंबर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उन ट्राइब्स को आइसोलेट करने का एक तरीका था। इससे मेनली 3 पर्पसेस सर्व हो रहे थे। पहला, इन ट्राइब्स को उनके हाल पर छोड़ दिया और उनकी समस्याओं से हाथ धो लिया। मतलब किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई भी ट्राइबल रिलेटेड इशू हो, तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपने कस्टमरी वे से उन चीज़ों को सॉल्व करनी थी। दूसरा था, उनके लिए इन क्षेत्रों से जुड़े लॉ एंड ऑर्डर के मामले भी अब नहीं रहे। तीसरा और सबसे अहम चीज़ थी जो कंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी थी। इन क्षेत्रों में टिम्बर, रबर, वैक्स, आइवरी, वाइल्ड एनिमल्स जैसी कई वाइल्ड वेल्थ थी, आज भी बहुत हद तक है। तो दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डर था कि इस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ये वेल्थ सबके लिए खुल जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये क्षेत्र और यहाँ के लोग लगभग इंडिपेंडेंट थे। मतलब इन क्षेत्रों के इतने करीब असम के मैदानी इलाकों में रहते हुए भी इस क्षेत्र के लोगों पर अंग्रेज उनके कोई भी कानून नहीं लगा पा रहा था। ऐसे में कोई भी अपने दम पर यहाँ के जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे, चाहे वो ब्रिटेन के ही कोई कमर्शियल कंपनी क्यों ना हो या फिर कोई भी अलग यूरोपीय देश। वैसे उस वक्त तक बहुत पावरफुल ना सही, लेकिन भारत में फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच प्रेजेंस भी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा इंडियन बिजनेसमैन का स्कोप भी खुला ही हुआ था। तो इन सब खतरों को टालने के लिए इनर लैंड परमिट में कुछ प्रोविजंस जोड़े गए थे, जो कुछ इस तरह है। पहला, लोकल गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर इनर लैंड के उस पार कोई नहीं जा सकता था। परमिशन के लिए उन्हें इनर लैंड परमिट पास के तौर पर इशू किए जाते थे। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट को ज़रूरत के अनुसार इन लाइन्स को बदलने का पूरा हक था। तीसरा, अगर कोई इसका उल्लंघन करता तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए 100 रुपये का जुर्माना और ऐसे सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तय था। चौथा, लोकल गवर्नमेंट को इन परमिट्स पर फीस लेने का भी हक था, उनको अधिकार दिया गया था। पांचवा, सरकार को किसी भी ऑफेंडर से पाए गए किसी भी तरह के जंगल प्रोडक्ट को कन्फिस्केट करने का पूरा हक था। छठा, इन जंगलों के मूल निवासियों के अलावा यहाँ कोई बस नहीं सकता था। सातवां, यहाँ के जंगली हाथियों के संरक्षण के मद्देनजर इन्हें यहाँ मारने या पकड़ने की परमिशन नहीं थी। आईएलपी के इन्हीं प्रोविजंस के आधार पर इन जंगलों का संरक्षण अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में अभी भी हो रहा है। ज़्यादातर लोग इतना जानते हैं कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लैंड परमिट ऑपरेशनल है। यहाँ पर इनर लैंड परमिट आपको मांगा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के होते हुए भी त्रिपुरा या मेघालय आईएलपी रिजाइम में क्यों नहीं है? क्या असम में भी जिसे ये मांग करते हैं इनर लैंड परमिट लाया जा सकता है? क्या मुमकिन है? या नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में ही 6 शेड्यूल क्यों लागू है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और क्या आप जानते हैं इनर लैंड परमिट यानी आईएलपी एक साथ नहीं बल्कि स्टेजेस में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू किए गए थे।
तो मैं अपनी अगले एपिसोड में इन सारे सवालों का जवाब लेकर आपके पास आऊँगा। लेकिन तब तक मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि अगले एपिसोड आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोज़ की लिंक दे रहा हूँ। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।